अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पेंक्रियाज को। हम पेंक्रियाज को एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड स्टडी करेंगे, इसके हार्मोन्स, उसके हार्मोन के इफेक्ट्स डिटेल में देखेंगे हम लोग। अच्छा, याद रखें ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। तो मैं आपको सारे का सारा इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको विद इन 10 मिनट्स ये पूरा अच्छे तरह से याद हो जाएगा। सबसे पहले जी पेंक्रियाज किसको कहते हैं। पेंक्रियाज को उर्दू में हम कहते हैं लबलबा। इसका उर्दू नाम होता है लबलबा। और ये जो लबलबा है ये आपके पेट के अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है जिसका नाम है ड्यूडिनम, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। इससे पहले आपको पता है स्टमक आता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टमक है, तो स्टमक के नीचे ये आपके पेट के बैक साइड पे यानी रीढ़ की हड्डी वाली साइड पे मौजूद है। थोड़ा सा लंबा सा ऑर्गन है, ठीक है, फ्लैट है, लंबा है, पिंकिश ऑर्गन है। और इसकी बात करें स्ट्रक्चर की तो इसमें ये जो हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है इस हिस्से को कहते हैं हेड। ये हिस्सा इसका हेड है। फिर ये वाला हिस्सा जो बीच वाला है यानी कि ये पहला हिस्सा हेड है, फिर नेक आ जाती है, फिर इसकी बॉडी है और आखिर पे इसकी टेल है। तो ये इसके चार हिस्से हैं इसके पेंक्रियाज के। पेंक्रियाज को अगर आप देखें तो पेंक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन का मतलब है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन भी है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो डक्टलेस होता है, जिसमें डक्ट मौजूद नहीं होती, यानी एक ऐसा ग्लैंड जो अपने हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में शामिल करे। और इसी तरीके से ये एक्सोक्राइन भी है, यानी कि ये डक्टेड भी है। अच्छा, जो इसका डक्टलेस यानी एंडोक्राइन हिस्सा है उसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इस पे बात करते हैं। और जो इसका एक्सोक्राइन हिस्सा है उनको कहते हैं एनिन्सर। ये वो सेल है जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। आपको पता है कि जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से एक्चुअली डाइजेशन के लिए कुछ जूस निकलते हैं, वो जूस फिर एक डक्ट के ज़रिए से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडिनम में डाल दिया जाता है और उस जूस का नाम होता है पेंक्रियाटिक जूस। तो पेंक्रियाज के वो सेल जो जूस पैदा करते हैं डाइजेशन के लिए उनको कहते हैं एनिन्सर सेल्स यानी एक्सोक्राइन सेल, और बाकी के सेल आइलेट्स है। पेंक्रियाज में आप देखें तो आपको ये जो जगह जगह स्कैटर्ड सेल नज़र आ रहे हैं ये है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स जजीरे को कहते हैं, लैंगरहैंस एक साइंसदान का नाम है। तो ये क्योंकि जगह जगह बिखरे हुए हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं है, इसलिए इनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम दिया गया है। अच्छा जी, तो आइलेट्स से मुराद मतलब जो एंडोक्राइन सेल है वो है। तो पेंक्रियाज के ये सेल कितनी तरह के हैं, ये मैंने एक आइलेट्स को बड़ा किया और इसमें आपको 4 किस्म के सेल्स नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सेल हैं उनका नाम है बीटा सेल। ये आप रेड कलर के जो बीच में ज़्यादा सेल देख रहे हैं दीज आर बीटा सेल, और ये 60 से लेके 60 to 80% है, ये इंसुलिन पैदा करते हैं। और फिर ये जो ब्लू कलर में कुछ सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये भी ज़्यादा है, ये अल्फा सेल्स हैं, ये 10 से 20% है, ग्लूकागॉन पैदा करते हैं। फिर ये आपको बीच में जो ग्रीन कलर के थोड़े सेल नज़र आ रहे हैं इनका नाम है डेल्टा सेल या एफ सेल। ये क्या पैदा करते हैं, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन दरअसल एक इनहिबिटर होता है, ये इनहिबिट करता है इंसुलिन को एंड ग्लूकागॉन को। तो इसका फंक्शन हम नहीं पढ़ेंगे, बस इसका इसी लाइन में पढ़ लिया। फिर ये कुछ सेल जो है उनको पीपी सेल्स कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड सेल्स इनको कहते हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड सेल है ये क्या करते होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, इसीलिए इनको पीपी सेल कहा जाता है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमारा फोकस अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स पे होगा। अच्छा, इन हार्मोन्स के लिए स्टिमुलस क्या है, यानी कि जो आइलेट्स है वो अपने हार्मोन कब खारिज करते हैं। तो हमारी बुक में लिखा हुआ है कि जब STH पैदा होता है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर होता है ये आपका पेंक्रियाज। वो कैसे, दरअसल पिट्यूटरी ग्लैंड ने सोमैटोट्रोपिन पैदा करना है। ये सोमैटोट्रोपिन आपकी ग्रोथ करवाता है और ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, तो कह सकते हैं इनडायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स जो है वो खारिज करता है, उसके रिस्पॉन्स में फिर ग्लूकोज लेवल में चेंज आती है तो पेंक्रियाज को हार्मोन सिक्रीट करने पड़ते हैं। इसी तरीके से ये जो ACTH है, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड पे असरअंदाज होता है। एड्रीनल ग्लैंड फिर इसके जवाब में कॉर्टिसोल बनाता है, कुछ हार्मोन बनाता है जिनको
मुख्तलिफ उनके नाम है। वो जो एमरजेंसी हार्मोन भी है जिसमें एक एपिनेफ्राइन है, एक नॉरएपिनेफ्राइन है। ये दोनों हार्मोन फिर मिलकर आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं इमरजेंसी के लिए, और उसके लिए फिर आपके कुछ हिस्सों में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना पड़ता है एनर्जी देने के लिए। तो इसलिए भी ये CTH निकलेगा, एड्रीनल ग्लैंड पे असरअंदाज होगा, एड्रीनल ग्लैंड अपने कुछ हार्मोन बनाएगा, उनकी वजह से ग्लूकोज लेवल में चेंज आएगी। जब ग्लूकोज लेवल में चेंज आएगी ऑफ कोर्स फिर ये जो बीटा सेल है, जो अल्फा सेल है, ये अपने अपने हार्मोन बनाएंगे। थर्ड पे अगर आपके ग्लूकोज लेवल में डायरेक्ट चेंज आ रही हो, जैसे आपने कोई मीठी चीज़ खाई है, आपका ग्लूकोज लेवल वक्ती तौर पे बढ़ा, तो फ़ौरन से आपके बीटा सेल जो ये डायरेक्टली उस ग्लूकोज बढ़ने पे रिस्पॉन्ड करेंगे और क्या पैदा करना शुरू कर देंगे, इंसुलिन ऑटोमेटिकली, ताकि आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए। फर्स्टली बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन पैदा करते हैं। तो इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये आपके ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, आप लोगों को पता ही है, BGC लेवल कम करती है। कैसे कम करती है, ये देखिए जी, इंसुलिन जो है वो आपके लिवर पे, मसल पे असरअंदाज हो रही है, दिस इज़ योर मसल, ये आपके लिवर पे असरअंदाज हो रही है, और ये आपके एडिपोज टिश्यू पे असरअंदाज हो रही है। क्या क्या करती है, पहले ये पॉइंट्स पढ़े, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। आपके लिवर के अंदर जो ग्लूकोज है, आपको पता है कि ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल होता है इस तरह से, ठीक है, ये ग्लूकोज को पकड़ती है इंसुलिन और उसको पकड़ के एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करवा देती है। उस बड़े मॉलिक्यूल का नाम होता है ग्लाइकोजन। तो यूँ ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। आप ग्लूकोज को 10 रुपये का नोट समझ ले और ग्लाइकोजन को 1000 रुपये का नोट समझ लीजिए। ये काम किया गया, इस काम को कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है, इसके ज़रिए डेफिनेटली ग्लूकोज लेवल कम हुआ, और ये लिवर में हुआ ये काम। फिर ग्लूकोज इनटू लिपिड एंड प्रोटीन, इसी तरीके से ये ग्लूकोज को लिपिड में या प्रोटीन में भी कन्वर्ट करती है, इसको कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी लिवर में होती है, ठीक है। और फिर ये क्या करती है, सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को सेल में यूटिलाइज करवाती है। जैसे ये मसल सेल है, तो आपके मसल सेल जो है वो ग्लूकोज को यूज़ करने लगते हैं, ठीक है, इससे भी ग्लूकोज कम होता है, ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। दरअसल हमारे सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, तो जब इंसुलिन निकला, ये जाके उन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स पे लगा, फिर वो सेल अपटेक करने लगते हैं ग्लूकोज को, यूँ आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। और इसी तरीके से इनहिबिट हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को तोड़ना, ये काम भी ये रोक देंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, जो एडिपोज टिश्यू है, जो आपकी चर्बी है, चर्बी को कहते हैं, जो हमारी स्किन में चर्बी है, उनके अंदर ये लिपोजेनेसिस करवाते हैं, यानी लिपिड सिंथेसिस करते हैं, यानी ग्लूकोज को लिपिड में कन्वर्ट करते हैं। और आपके लिवर के अंदर ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, और आपके मसल के अंदर ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ग्लूकोज लेवल कम होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये हार्मोन जो है ये किसी वजह से आपके अंदर कम पैदा हो, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो फिर आपको ये बीमारी होगी जिसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। उर्दू में इस बीमारी को ज़ियाबतीस कहते हैं, या फिर इसको आप शुगर कॉमनली, मोर कॉमनली आप इसको शुगर कह देते हैं। शुगर में क्या होता है, इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन नहीं बनता या कम बनता है, किसी वजह से इन सेल्स में डिस्ट्रक्शन हो गई, तो फिर आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई होने लगता है, फिर आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। बाय द वे शुगर की कई किस्में होती है, हमेशा यही वजह नहीं होती, इंसुलिन का कम पैदा होना ही वजह नहीं होती, बल्कि शुगर की टाइप 2, टाइप 1, इस तरीके से 2 बेसिक किस्में, उनको हम चैप्टर 22 में स्टडी करेंगे। अच्छा, जब आपके अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है फिर क्या होता है, यानी शुगर की सिम्टम्स, डायबिटीज़ की सिम्टम, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हुआ तो शुगर इन यूरिन, आपके पेशाब के अंदर जो ग्लूकोज है वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब होगा आपका, यानी आपके जो ब्लड के अंदर पानी की मिकदार है, जो नमकियात की मिकदार है, किडनी उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे, डिहाइड्रेशन का शिकार आप हो जाएंगे, क्योंकि शुगर के पेशेंट को बहुत यूरिनेशन होती है। फिर स्टूडेंट्स अगला, डीरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम जो है उसको प्रॉपर मिकदार में जो सिग्नल चाहिए होते हैं, जो आइंस चाहिए होते हैं, वो मिल नहीं पाएंगे, तो नर्वस सिस्टम में खराबी आएगी। लॉस ऑफ मेटल आइन, बहुत से मेटल आइन जो है वो आपके किडनी उनको पकड़ नहीं पाएंगे, जब किडनी काम नहीं करेंगे, किडनी मेटल आइन को, पॉजिटिव आइन को पकड़ नहीं पाएंगे, वो भी लॉस हो जाएंगे। अच्छा, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह होती है जो हम फैट खाते हैं, जो चर्बी खाते हैं, जो ऑयली चीज़ें खाते हैं, उनके अंदर जो कुछ मेटाबोलाइट होते हैं, यानी कुछ
केमिकल होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए। अब जो ग्लूकोज है वो सेल यूटिलाइज कर नहीं पा रहे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन सही तरीके से कर नहीं पा रहे क्योंकि इंसुलिन नहीं है, तो नतीजे में ग्लूकोज की एनर्जी ना होने की वजह से वो जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट होते हैं उनको आपके किडनी रिमूव करना शुरू कर देते हैं, और जब वो मेटाबोलाइट रिमूव होते हैं तो साथ में मेटल आयन भी निकल जाते हैं। फिर अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट या फिर वो मेटाबोलाइट आपकी बॉडी के अंदर ही जमा हो जाएंगे, और स्लो वॉन्ड हीलिंग इस तरीके से आपके जो जख्म है वो जल्दी नहीं भरेंगे जब आपका बीजीसी लेवल हाई होगा। आपको अडल्ट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, आपके जख्म नहीं भरेंगे, मामूली से जख्म पे भी आपकी टांग काटनी पड़ सकती है, अंधे हो सकते हैं। इस तरह से शुगर की बेशुमार अलामतें हैं। आगे बढ़ते हैं जी, दूसरे हार्मोन को डिस्कस करते हैं विच इज़ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन यहाँ पे याद रखिए, ये वैसे एक समझने के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। ग्लूकागॉन ये तब निकलता है जब ग्लूकोज गॉन हो गया हो, यानी कि ग्लूकागॉन तब पैदा होना है। इसके लिए स्टिमुलस क्या होगा? स्टिमुलस होगा लो ग्लूकोज। जब आपके अंदर ग्लूकोज कम पड़ रहा हो तो ग्लूकागॉन सेक्रेट किया जाता है। फिर ये ग्लूकागॉन क्या करता है? उस ग्लूकोज को दोबारा से इंक्रीज करके नॉर्मल लिमिट में लेके आते हैं। अब कैसे लेके आता है इसके लिए भी देखें, ये जो आपके मसल सेल है इनके अंदर ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो ये काम किया जाएगा आपके मसल में। फिर इसी तरीके से आपके लिवर में भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये मतलब है कि आपके लिवर के अंदर ग्लूकोज तैयार किया जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज सिंथेसिस होगी। और वो बेसिकली कैसे सिंथेसाइज किया जाएगा? वो भी ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजन का जिसमें हज़ारों ग्लूकोज है, इसको तोड़ के ग्लूकोज को अलग अलग करके ब्लड में शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से जो आपके एडिपोज टिश्यू है उनमें लिपोलाइसिस होगी, यानी लिपिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इन सारी चेंजेस की वजह से क्या होगा? इन तीनों चेंजेस की वजह से आपका जो बीजीसी लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो बढ़ने लगेगा। और जब ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल लिमिट में 120 पे पहुंचेगा फिर ये हार्मोन बंद हो जाएगा, यानी आपके अंदर होम्योस्टेसिस के ज़रिए से ये दोनों हार्मोन मिल के ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, इन हार्मोन की एबनॉर्मेलिटीज़। पीछे आपने इंसुलिन की एबनॉर्मेलिटी देखी है कि अगर इंसुलिन आपके अंदर कम पैदा हो फिर क्या हो सकता है? फिर डायबिटीज़ हो सकती है। अच्छा, अगर इंसुलिन ज़्यादा पैदा हो फिर क्या होगा? ग्लूकोज एक्सेस इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, यानी सेल ग्लूकोज के यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं, और उस वजह से डेफिनेटली फिर बीजीसी लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज बड़ा कम रह जाता है, नॉर्मल से कम रह जाता है। इसको कहते हैं हाइपो, यानी लेस ग्लाइसीमिया, यानी लेस ग्लूकोज। और ये भी ख़तरनाक चीज़ है, इसको आप उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं शुगर कट गई। शुगर कम होने की वजह से आपके नर्व्स जो है वो मुतासिर होते हैं और आपके मसल्स प्रॉपरली काम नहीं करते। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ पे एक नर्व मसल को पैगाम देता है। और आखिर पे ग्लूकागॉन की नॉर्मेलिटी है, यानी कि अगर ग्लूकागॉन जो है वो किसी वजह से कम या ज़्यादा पैदा हो फिर क्या होता है? ये थोड़ी रेयर होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आपके बीटा सेल में यानी इंसुलिन पैदा करने वाले सेल्स में ट्यूमर आ जाए तो फिर क्या होता है? फिर वो ज़्यादा इंसुलिन पैदा करते हैं। उस ज़्यादा इंसुलिन के नतीजे में अल्फा सेल्स को भी बहुत ज़्यादा ग्लूकागॉन पैदा करना पड़ता है ताकि आपका बीजीसी लेवल जो है वो मेंटेन रहे। तो इस तरह से जो अल्फा सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी अल्फा सेल जब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकागॉन पैदा करते हैं दे कैन डिस्ट्रॉय, और इसकी वजह से फिर आपका बीजीसी लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी सारी। अगर कोई सवाल है वो मुझसे ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।